हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थॉमस हॉब्स। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ थॉमस हॉब्स, जो कि ब्रिटेन के एक थिंकर थे। अगर हम इन्हें पॉलिटिकल थिंकर कहें, राजनीतिक विचारक कहें तो ज्यादा उचित होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपने विचार दिए, स्पेशली संप्रभुता के ऊपर और सामाजिक समझौते के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। संप्रभुता के ऊपर जो इन्होंने विचार दिए हैं वो बोंदा ने जो विचार दिए हैं उनसे कहीं ज्यादा आगे ले जाकर रख देते हैं इसको, संप्रभुता को। संप्रभुता की स्पष्ट बात सबसे पहले करी थी बोंदा ने। बोंदा के 60 वर्षों बाद, 60 सालों बाद फिर संप्रभुता की बात करता है थॉमस हॉब्स। और वह जो कमी छोड़ देता है बोंदा संप्रभुता के बारे में, उसे पूरी करता है। बोंदा क्या कमी छोड़ देता है? बोंदा ये कहता है कि राज्य के जो अधिकार हैं वो सर्वोपरि हैं, उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और ना ही होता है। वही है संप्रभुता। लेकिन इसके बावजूद बोंदा ये कहकर चले जाता है कि संप्रभुता के ऊपर प्राकृतिक कानूनों का और शाश्वत कानूनों का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन हॉब्स इन सभी कानूनों को बोंदा जिन प्रतिबंधों को लगाता है, बोंदा जिन प्रतिबंधों को लगाता है संप्रभुता के ऊपर, उन सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देता है कौन? हॉब्स। उन सभी प्रतिबंधों को हटा देता है। वह कहता है संप्रभुता का मतलब सच में संप्रभुता, और संप्रभुता ऐसी संप्रभुता जो कि निरंकुश हो। क्या हो? निरंकुश हो। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, अनलिमिटेड हो, असीमित हो। और वो ऐसी ही संप्रभुता की बात करता है। कहता है कि संप्रभुता तभी सही मायने में संप्रभुता है जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित न किया जाए। यानी कि संप्रभुता के बाद में वह बोंदा से भी आगे निकल जाता है, जिसने संप्रभुता का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उससे आगे निकल जाता है कौन? थॉमस हॉब्स। ये संप्रभुता का सिद्धांत उसका कितना ज्यादा फेमस है। इसके अलावा उसने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि कुछ हैं जो ये मानकर चलते हैं कि राज्य विकास का परिणाम है, कुछ मान के चलते हैं कि राज्य प्राकृतिक है, कुछ मानकर चलते हैं कि राज्य एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। तो हॉब्स उन्हीं विचारकों में से एक विचारक है जो ये मानकर चलता है कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। तो इसे थॉमस हॉब्स को क्या कहते हैं? समझौतावादी विचारक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझौतावादी विचारक? क्योंकि यह राज्य की उत्पत्ति में समझौता मानता है कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के माध्यम से हुई है। ठीक है, तो ये तो था इसकी उन फेमस लाइनों के बारे में, उन फेमस चीजों के बारे में जिनकी वजह से हम आज इसको पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसमें पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी पर्सनल, इसके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, इसका जन्म होता है ब्रिटेन में, मेल्समबरी नाम की एक जगह है ब्रिटेन में। वहां पर ये पैदा होता है 1588 में। पापा इसके पादरी थे। धार्मिक रूप से इसने काफी अध्ययन किया था उनके साथ, मगर ये धर्म को इतना ज्यादा तवज्जो देता नहीं था। देता किसको था? राजनीति और राजा को। और जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध किस किस के बीच में था इंग्लैंड में? गृह युद्ध था निरंकुश राजा या संसद, कौन ज्यादा पावरफुल है। इस युद्ध में, इस गृह युद्ध में ये किसके सपोर्ट में था? ये था ये गृह युद्ध में था किसके सपोर्ट पे?
निरंकुश राजा। क्यों? क्योंकि इसने सपोर्ट किया था किसका? संप्रभुता का। और संप्रभुता इसने कहां पे सीमित बताई थी? राजा ने। तो राजा को, संप्रभुता को निरंकुश बता रहा है, तो इसका मतलब इसने राजा को भी निरंकुश माना है कि राजा निरंकुश होगा। तो जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था राजा और संसद के बीच में, इसमें संसद जीती थी, लेकिन ये किसके सपोर्ट में था? निरंकुश राजा के सपोर्ट में था। तो इसका जन्म होता है 1588 में ब्रिटेन में। और उस टाइम पे, जिस टाइम इसका जन्म होता है, उस टाइम पे अरमेडा का युद्ध चल रहा था और वो युद्ध इंग्लैंड के साथ हो रहा था, ब्रिटेन के साथ हो रहा था। तो उस युद्ध के टाइम में पूरे इंग्लैंड में भय की स्थिति मौजूद थी। और जब ये पैदा हुआ तो इसने अपने पैदाइश के बारे में खुद लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने 2 लोगों को जन्म दिया, 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक मुझे और दूसरा डर, इसलिए ये बचपन से डरपोक भी था। तो हॉब्स बहुत जबरदस्त उच्च कोटि का डरपोक था, ठीक है। इसके बारे में खुद इसने जिक्र किया है कि मैं डरपोक था। कैसे? क्योंकि ये बताता है कि अरमेडा के वर्ष में उसकी जननी यानी उसकी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे और भय को। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सन हॉब्स कहता है। हॉब्स खुद लिखता है ये बात, ठीक है। हॉब्स खुद बताता है कि मैं बहुत बड़े लेवल का डरपोक हूं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उसकी किताबों की कि उसने कौन कौन सी किताबें लिखी है। देखिए उसने किताबें लिखी है डी सीवेज, लेवियाथन, डी कोरे पोरे पॉलिटिको और डी होमाइन। और इसके अलावा कानून के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। और इसके अलावा एक है गृह युद्ध पर एक वार्ता, यानी कि जो उसे टाइम में जो गृह युद्ध चल रहा था इंग्लैंड में, उसके ऊपर एक नोट किया, एक बात उसने लिखी है, एक निबंध उसने लिखा है। और यहाँ पर कानून के तत्वों के बारे में उसने लिख दिया है। यहाँ पर डी हुमायूं के बारे में लिखा है और डी कोरे पॉलिटिको के बारे में। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बुक है वो है लेवायथन। लेवायथन में ही इसने निरंकुश राजतंत्र के बारे में लिखा है। और ये लिखी थी उसने कब? लेवायथन 1951 में। और ये कहां लिखी थी उसने? फ्रांस में लिखी थी। उस टाइम ये फ्रांस में रहता था, ठीक है। ये इंग्लैंड से भाग के फ्रांस चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि इसने इंग्लैंड में गृह युद्ध के समय निरंकुश राजा का समर्थन किया था। और जब संसद जीत गई थी तो जिन लोगों ने भी गृह युद्ध के टाइम निरंकुश राजा का समर्थन किया था उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया था। इसने इसे याद आया, मैंने भी समर्थन कराया, निकल ले भैया। फ्रांस पहुंच गया ये निरंकुश राजा का समर्थन करने के कारण हॉब्स कहां पहुंच गया? फ्रांस पहुंच गया। फ्रांस में ही इसने डी सीवे लिखी थी 1942 में, 1642 में। और फिर 1651 में इसने कौन सी लिखी है? लेवियाथन भी लिखी है। जब इसने लेवियाथन लिखी, इसमें इसने निरंकुश राजा के बारे में और विस्तार से लिखा। तो फ्रांस में जो अधिकारी थे वो बिगड़ गए इससे और इसकी जान के पीछे पड़ गए। फिर भागा ये वापस फ्रांस से। फिर कहां भागा? फ्रांस से इंग्लैंड आ गया वापस, ब्रिटेन आ गया वापस। और ब्रिटेन की सरकार से बोला मैं वापस आ गया हूं, प्लीज मुझे रख लो। ब्रिटेन की सरकार ने कहा ठीक है तू रह ले, पर अब देखिए फालतू के पंगेबाजी लेना बंद कर दे, अब सामाजिक जीवन से अब तू रिटायर हो जा। ये रिटायर हो गया, लेकिन इतनी जल्दी रिटायर होने वाला था नहीं है। हुआ क्या? इंग्लैंड में 1960 में वापस राजतंत्र आ जाता है। अब ध्यान रखना, इंग्लैंड में हमेशा से राजतंत्र रहा था, लेकिन 1649 से लेकर 1660, सॉरी मैं 1900 लिख देता हूं बार बार। 1660 में राजतंत्र आ गया था दोबारा, लेकिन हमेशा इंग्लैंड में राजतंत्र ही रहा है। 1649 से लेके 1660 तक इन 11 वर्षों में इंग्लैंड में गणतंत्र रहा था। गणतंत्र की स्थापना किसने की थी इंग्लैंड में? क्रॉमवेल ने। इस क्रॉमवेल का शासन 1660 में समाप्त हो जाता है और फिर से इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना होती है। और राजा कौन बनता है? राजा बनता है चार्ल्स
द्वितीय। ये चार्ल्स द्वितीय कौन था? ये चार्ल्स द्वितीय राजा का पुत्र ही था और इसको इंग्लैंड में पढ़ाया था किसने? हॉब्स में। इंग्लैंड में नहीं, सॉरी, फ्रांस में। फ्रांस में किसने पढ़ाया था? हॉब्स ने पढ़ाया था चार्ल्स द्वितीय को, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय भी जब युवराज था ये भी भाग गया था फ्रांस में, ये भी फ्रांस में था, महारानी भी फ्रांस में थी और ये भी फ्रांस भाग गया था थॉमस हॉब्स उस टाइम में, क्योंकि सब निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। वहां पर चार्ल्स द्वितीय को हॉब्स ने पढ़ाया था, इसका टीचर था हॉब्स। अब राजा बन जाता है चार्ल्स द्वितीय 1660 में। अब राजा बन गया, फिर इसकी बल्ले बल्ले हो गई, फिर कह रहा इसकी 5 उंगलियां घी में। अब इसने क्या काम करा? चार्ल्स द्वितीय ने 200 पौंड यानी कि रुपए वहां के फिक्स कर दिए पेंशन के तौर पे कि भैया ले और मौज ले। 91 वर्ष की उम्र में ये मर गया, ठीक है। तो अच्छा खासा जिया और अच्छी खासी उसने अपने विचार दिए और इसके जो राजनीतिक विचार हैं वो मेन कौन से हैं? सबसे पहला तो संप्रभुता का विचार, जो मैंने आपको बता दिया। इसने संप्रभुता के बारे में कहा है कि संप्रभुता असीमित है, यानी कि राजा निरंकुश होना चाहिए। दूसरा विचार दिया उसने समझौते के सिद्धांत के बारे में। वो कहता है कि राज्य विकास का परिणाम नहीं है, राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य का क्या हुआ है? समझौते के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लोगों ने क्या काम करा? लोग जो थे वो प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे से परेशान थे, क्योंकि लोग क्या थे? लोगों का जो नेचर है वह झगड़ालू किस्म का है, आपस में झगड़ते थे, लड़ते थे, इस चक्कर से परेशान थे प्राकृतिक अवस्था में लोग। और इसलिए वे एक व्यक्ति के पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमें तुम व्यवस्था दे दो और बदले में हम सारे अधिकार तुम्हें अपने देते हैं, तुम डिसीजन लेना, हम आपकी बात को मानेंगे। तो क्या करते हैं? कैसा समझौता करते हैं और उस समझौते से एक राज्य का निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। और उसमें जो राजा होता है उसको अपनी सारी पावर्स दे देते हैं डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की, और वो राजा कौन सा हो जाता है? निरंकुश हो जाता है, निरंकुश राजा बन जाता है, ठीक है। ये ऐसे एक सामाजिक समझौते की बात करता है। मानव प्रकृति के बारे में बात करता है कि मानव की प्रकृति झगड़ालू है, दुष्ट है, आपस में लड़ते हैं, ससुरे हैं, ठीक है। फिर वो कहता है प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? बोला प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? जैसे लोगों में वैसी होगी। लोग कैसे? झगड़ालू थे तो झगड़ा करते रहते थे प्राकृतिक अवस्था में, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ? झगड़ालू थे, इसलिए प्राकृतिक अवस्था खून की प्यासी हो गई थी। उससे निपटने के लिए वो एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो राजा होता है, और उस राजा से क्या कहते हैं कि उसके साथ एक समझौता करते हैं। एक्चुअली समझौता आपस में करते हैं, राजा से समझौता नहीं करते हैं। राजा को तो बस ये राजा बना देते हैं, उससे बस ये कहते हैं कि हमें बचा लो, समझौता आपस में करते हैं। और जब उसे कहते हैं बचा लो, तो कहता है ठीक है, मैं एक राज्य का निर्माण करूंगा और जिसमें मैं खुद निरंकुश बन जाऊंगा और तुम्हें सिक्योरिटी प्रदान करूंगा। ये इसका है समझौते का परिणाम है। तो ये सारी जो मानव प्रकृति है, प्राकृतिक अवस्था है, और ये सामाजिक समझौता जो करना पड़ा, और फिर निरंकुश राजा जो बना, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अगर अच्छी होती मानव की तो प्राकृतिक अवस्था खराब नहीं होती, झगड़ालू खून की प्यासी नहीं होती, और अगर खून की प्यासी ये नहीं होती तो समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राज्य बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और राज्य बनाया तो एक निरंकुश राजा भी आ गया, जिसने राज्य का निर्माण किया। तो ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।